सोलो लेवलिंग का सीजन 2 धमाकेदार चल रहा है और उसके अंदर टोटल ऑफ 4 एपिसोड आ चुके हैं जिनको देख के काफी मजा आ गया। बट आपको पता है उन 4 एपिसोड से भी ज्यादा क्या मजेदार है? द जेजू आइलैंड रेड आर्क। वेल ये आर्क सोलो लेवलिंग की मानवा की वन ऑफ द बेस्ट आर्क है जिसमें काफी ज्यादा एक्शन तो मिलता ही है, साथ ही साथ जिन्वू को उसका एक बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपेनियन मिलता है, साथ ही साथ उसकी काफी ज्यादा पावर लेवल अप होती है और इसके बीच में जापान और कोरिया के हंटर एसोसिएशन के बीच का लफड़ा प्लस रिलेशनशिप भी दिखाया जाता है। तो ये आर्क टोटली बैंगर है जिसको पता नहीं कि सीजन 2 कवर करेगा या नहीं करेगा, तो आई थॉट व्हाई नॉट कि मैं ही एक्सप्लेन कर दूं। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं पूरी की पूरी जेजू आइलैंड रेड आर्क, कैसे वो स्टार्ट हुई, कैसे वो खत्म हुई और संग जिन्वू का उसके बीच में कितना बड़ा रोला टाइट हुआ था। तो जेजू आइलैंड एक काफी सुंदर जगह थी जहाँ पे टूरिस्ट आया करते थे, मजा किया करते थे और वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा था। बट 3 साल पहले वहाँ पे एक गेट खुलता है जिसके बाद से जेजू आइलैंड की पूरी काया ही पलट हो चुकी है। जो आइलैंड एक टाइम पे हरा भरा चहकता हुआ करता था, आज वो सुनसान पड़ा और वहाँ पे सिर्फ चींटियों का आतंक है। तो 3 साल पहले जो आइलैंड के अंदर गेट खुला था वो कोई आम गेट नहीं था, वो था एक प्रॉपर एस रैंक गेट जिसके अंदर पूरी की पूरी आंट कॉलोनी थी जहां पे वॉरियर्स थे, उनकी क्वीन थी। और ये आंट्स कोई नॉर्मल आंट्स नहीं है, ये म्यूटेटेड आंट्स है जो कि जाइंट मॉन्स्टर्स की तरह लगती हैं और वो ह्यूमन को फीड भी करती हैं। और इस वाली रेड से पहले वहां पे 3 या फिर 4 रेड पहले भी हो चुकी है जो कि सारी की सारी अनसक्सेसफुल रही थी क्योंकि आंट्स इतनी ज्यादा थी कि हंटर्स उनके नंबर्स को मैच ही नहीं कर पाते थे और उनमें पटाख के लपड़ लगते थे। भाई जलवा है हमारा। तो इन्हीं अनसक्सेसफुल रेड्स की वजह से वहां पे वो लोग गिव अप दे चुके थे और जेजू आइलैंड को उसके हाल पे छोड़ चुके थे। बट दिक्कत आनी शुरू होती है तब जब वो आंट्स म्यूटेट हो जाती है और उनके पंख निकल जाते हैं। साली चिड़िया बन गई है भाई वो। तो ये आंट्स के जब से पंख निकले हैं तो इनमें से कुछ आंट्स दूसरे आइलैंड्स या फिर दूसरे कोस्ट पे आके ह्यूमंस को कंज्यूम करने लगी हैं, जिसके बाद से हंटर्स ने इसको थोड़ा सीरियस लेना स्टार्ट किया है कि ब्रो या तो उस आइलैंड में जाके उन आंट्स के काम डाल दो वरना वो हमारी में पंखा तो डाल ही रही हैं। तो इसी डर से कि सारी आंट म्यूटेट होके कोस्ट पे ना आने लगे, जापान और कोरियन हंटर एसोसिएशन एक प्लान बनाती है। तो बेसिकली जापान का हंटर गोतो ryuji आता है कोरिया के अंदर गन गोही से बात करने ना, वो एक प्लान लेके आता है जिससे कि इनको इन आंट से छुटकारा मिल जाएगा। बट ओ बॉय उसके प्लान की जो वाली है ना भाई, तो वो तो जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर है, वो जापान के अंदर सबसे बड़ी गिल्ड का कैप्टन है जिसके अंदर 11 और हंटर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गोतो ryuji गन गोही से बात करने आता है रिगार्डिंग दिस इशू और वो उसे एक प्लान बनाता है कि देखो भाई सिंपल सा प्लान है, जल्दी सुन लो। आइलैंड के अंदर है बहुत सारी चींटियां, उन चींटियों की है एक क्वीन जो कि उन सबको पावर देती है और सारी की सारी चींटियां उस क्वीन को प्रोटेक्ट करती हैं। नाउ हमारा प्लान ये है कि सुनो भाई, हम 2 टीम डिवाइड करेंगे, एक जापान हंटर वालों एक कोरियन हंटर वालों की। जापान हंटर क्या करेंगे कि वो कोस्ट पे आएंगे और अपना ऑरा एकदम इकट्ठा करके सारी की सारी एंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे ताकि वो उन्हें फीड करने आए। तो हम उन एंट्स को पेलेंगे, तब तक कोरिया की टीम जो होगी वो अंदर जाएगी और क्वीन के काम लगा देगी। और कैच है कि आंट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है, तो इसके लिए उसके पास प्लान था कि हम उनके कम्युनिकेशन को जैम कर देंगे ताकि सारी की सारी आंट्स को ये पता ही ना चले कि अंदर क्वीन के तो थोड़ी मर्यादा रखिए। तो सुनने में तो ये प्लान काफी अच्छा था कि हाँ भाई जापान वाले खुद रिस्क लेके सारी आंट से लड़ेंगे, उनको बाहर लेके आएंगे, हम क्या करेंगे सिंपल जाके क्वीन को मार देंगे। बट अगर इतना सिंपल होता तो बात ही क्या थी ना। अब आप पूछोगे जब इतनी बड़ी चीज हो रही है तो जिन्वू आखिरकार है कहाँ है? तो जिन्वू बेसिकली डीमन कैसल के अंदर डीमन किंग की तोड़ रहा है। नहीं मजाक सेट के पहले जिन्वू छित रहा था, फिर 2 चांटे मार के डीमन किंग खत्म, ऐसे बिखेर दिया। तो जिन्वू डीमन कैसल से बाहर आने के बाद अपना फोन चेक करता है जिसमें भाई इतनी सारी फोन होती है और भाई ये इतना चिल आदमी, इसको फर्क नहीं पड़ता भाई कि दुनिया मर रही है क्या हो रही है, कहता है फोन है कोई बात नहीं, काम होगा तो दोबारा कर लेंगे हम गधे। और इतना कहते ही गोगन ही का फोन बज जाता है और वो उसको पूरा का पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करता है कि देख भाई रेड होने वाली, तेरी पावर की जरूरत पड़ेगी अपनों को। भाई कितनी सारा बोलता हूं मैं एक सांस में। तो अपना जिन्वू जाता है हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गोगन ही के पास ये सब मामला सॉर्ट करने के, वो पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे एक छोटी सी आर्क और आती है, ट्रेनिंग आर्क। ये आर्क वैसे तो बहुत छोटी सी है बट भाई मजा आता है इसके अंदर, तो सुन के जाओ। तो जिन्वू जब गोगन ही से मिलने आता है तो वो देखता है कि वहां पे जापान और कोरियन हंटर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसी बीच में इन लोगों का थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है कि देखते हैं बेटे कौन स्ट्रॉन्ग है, तू हाथ लगा के तू दिखा। तो इसीलिए वहां पे ना एक मैच आयोजित होता है कि 4 हमारे कोरिया के 4 तुम्हारे जापान के, लड़ो। और ये बहुत ही फ्रेंडली मैच होता है, सिंपल सा ये है कि तुम जिसकी पीठ पहले छू दोगे वो आउट हो जाएगा। ना यहाँ पे जिन्वू पार्टिसिपेट नहीं करता इस ट्रेनिंग में क्योंकि जिन्वू को एक मेज टाइप हंटर की तरह रजिस्टर करा हुआ है, तो मेज टाइप हंटर इस वाले में अलाउड नहीं थे। बट इन्हें क्या पता था भाई जिन्वू अपना गीगा चैड है, वो आएगा तो वैसे भी तो अभी ले लेते, पर नहीं, इन्हें बाद में लेने की आदत है।
किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ले ले मेरा। तो ये फ्रेंडली मैच चल ही रहा होता है, तभी जापान का एक हंटर हो जाता है पागल, और भाई वो लिटरली चाहिन को मारने वाला होता है। तभी जिन्वू कहता है ए हाथ कैसे लगाया, और जैसे जिन्वू ने ये बात बोली मेरे अंदर से भी निकला कि ए भाभी है हमारी, छुआ कैसे बे। तो जिन्वू के इतने फास्ट रिफ्लेक्सेस देख के गोतो ryuji जो होता है वो हो जाता है चकाचौंध के भाई ये तो बढ़िया लग रहा है, मेरे को इसके साथ एक 1v1 चाहिए। तो वहीं अपने अपने जिन्वू वर्सेस ग्योतो ryuji, जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्सेस कोरिया का स्ट्रॉन्गेस्ट का होने लगता है 1v1, जिसमें जिन्वू लिटरली उसके साथ प्ले अराउंड कर रहा होता है। वो उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहा होता, वो उसके साथ खेल रहा होता है, ऐसे डॉज कर रहा होता है। और जिन्वू गोतो को मॉक कर ही जा रहा था, और गोतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उसका किलिंग इंटेंट एक्टिवेट हो जाता है, जो कि अपना जिन्वू सेंस कर लेता है कि हाँ भाई ये मारना चाहता है मेरे को। तो जिन्वू भी कहता है कि लेट्स गो, और भाई जिन्वू इतना गंदा ऑरा रिलीज करता है कि बेक्यूंग और चाहिन को उसको आके रोकना पड़ता है कि नहीं भाई नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये बाद में मरना है स्टोरी में। ओ शिट, स्पॉइलर दे दिया। ऑन दी अदर हैंड गोतो को भी रोकने उसके टीम वाले आते हैं, बट गोतो की जिन्वू के ऑरा से इतनी गंदी गांड आती है कि भाई वो अभी तक कांप रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये क्या मर्डरस इंटरेंट फील हुआ भाई मुझे, ये मेरे को जान से मार देता अब इसको कोई पकड़ता ना तो। इस मैच के बाद गोगन ही पूछता है जिन्वू से कि भाई तू स्ट्रॉन्ग तो है, आ जाना प्लीज, जिस पे जिन्वू मना कर देता है बिकॉज क्योंकि अभी अभी उसने मदर को रिवाइव करा, उसकी मदर नहीं चाहती है कि वो हंटर बने, क्योंकि उसका बाप भी एक हंटर था और वो डंजन के अंदर जाके ही लॉस्ट हो गया था और मर गया था। वैसे मैंने जिन्वू के बाइक पे वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अपनी मदर का ख्याल रखने के लिए जिन्वू इस रेड में पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है। नाउ इसके बाद जापान के 10 हंटर इस रेड में पार्टिसिपेट करते हैं और कोरिया के 6 हंटर, जिनमें होते हैं बेक्योंग, चाहेन, एक बेक्योन का दोस्त होता है जो हीलर होता है, ठीक है, अपना वो चोंग जोंग इन नहीं होता मेरे से भाई प्रोनाउंस, और वो माँ होता है माँ क्या, एक तो नाम नहीं याद रहते भाई इनके, वो माँ वाला बंदा, और एक ये तीर वाला बंदा, और साथ में इनके जाता है कैमरामैन के लाइव स्ट्रीम करने पे। तो इस टीम के साथ रेड को स्टार्ट किया जाता है, जिसमें जापानीज हंटर्स जो होंगे वो आंट्स को संभालेंगे और कोरियन हंटर क्वीन को जाके मार देंगे। प्रीटी सिंपल, तो यही होता है। जापानीज हंटर लैंड करते हैं जेजू आइलैंड के 5 एरियाज पे, जहां पे वो अपना ऑरा रिलीज करके आंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और सारी की सारी आंट्स उनकी तरफ जाने भी लगती है। तभी अपने कोरियन हंटर्स जाते हैं वोल्केनो के अंदर, क्योंकि क्वीन वो वोल्केनो के अंदर एक टनल सी है बहुत सारी, उनके अंदर बैठी है घुसल खानी साली, और यहाँ पे मारामारी शुरू हो जाती है। बाहर जापानीज हंटर आंट से लड़ रहे होते हैं, अंदर भी बहुत सारी आंट्स होती हैं जिनको कि कोरियन हंटर धीरे धीरे करके मार रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे उनके साथ वो जो हीलर होता है वो उनको मैजिक बफ प्रोवाइड करता है, जिनसे उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है ना। वो धीरे धीरे सारी आंट्स को मारते हैं और एक बीच में एक एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी टनल होती है और एक ही रास्ता होता है जो कि क्वीन तक लैंड करेगा ना। वहाँ पे अपना चोंग जोंगी सबके अंदर भाई आग भर देता है, जिसमें साइड वाले कहते हैं चूती है हम भी तो खड़े हैं यहाँ पे। तो ऐसे वो सारे के सारे टनल्स में आग डालता है, जिसमें उसको पता चलता है कि भाई ये वाला रास्ता है ना। छोटी छोटी आंट्स को मारने के बाद वो क्वीन के पास पहुंच जाते हैं मेन चेंबर में, जहां पे रॉयल गार्ड्स क्वीन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। रॉयल गार्ड्स भी अपने आप में काफी पावरफुल होते हैं, वो प्रॉपर एस रैंक हंटर की एक की पूरी डिमांड रखते हैं। बेसिकली एक रॉयल गार्ड के लिए एक एस रैंक हंटर चाहिए ही चाहिएगा। तो इन लोगों का आपस में लफड़ा हो जाता है। तभी हम बाहर थोड़ा सा मूव करते हैं कि आखिरकार जापानीज वाले क्या कर रहे हैं। तभी हमें जापानीज का भाई एक ना मास्टर प्लान समझ आता है कि वो हरामजादे करना क्या चाह रहे हैं। उनका प्लान शुरू से ये था कि सिंपल, वो जेजू आइलैंड रेड को इनिशिएट करेंगे, जहां पे वो कोरियन हंटर्स को भेजेंगे अंदर और बाहर खुद संभाल के एट द एंड जब सब अंदर खत्म हो जाएगा वो कोरियन हंटर्स को भी मार देंगे। कितने हरामजादे हैं भाई ना। यहाँ पे हम देखते हैं उन जापानीज हंटर्स की टीम को जो कि अपने अपने जगह पे लड़ रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से वहां पे कोई हमला करता है, जिसके बाद उनके एक हंटर की गर्दन ही कट जाती है। तभी वो सारे के सारे पीछे देख के रेडी होते हैं, तो उन्हें एक सिलुएट दिखाई देता है आंट का, जिसपे एक हंटर बहुत जोर से चिल्लाता है कि हराम के बच्चे, और उसको भी काट देता है भाई वो जो होता है। तो बेसिकली दोस्तों जैसी करनी वैसी भरनी, मारने आए थे किसी को मर गए खुद। मजा आया। तो ये जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है वो पूरे के पूरे जापानीज हंटर्स की एक टीम को वाइप कर देता है और उसी के साथ वो मूव करता है क्वीन के पास। नाउ मूव बैक टू क्वीन। यहाँ पे हमारे सारे के सारे एस रैंक हंटर चाहेन, ब्याक्यून, चोंगजोंगी सब लड़ रहे होते हैं अपनी क्वीन से और वो क्वीन को जैसे तैसे मारने में सफल हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पे वो मिस्टीरियस फिगर अराइव करता है और बोए वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है। पहले तो वो चिल्लाता है कि क्या करा तुमने, मेरी रानी को मारा कैसे तुमने, मारा कैसे। इतना कह के बेक्यूंग अपना थोड़ा ऐसे एनर्जाइज हो जाता है कि भाई तू है कौन, निकलना, और हाथी काट देता है। वो माँ वाला बंदा जो था उसके हाथी काट देता है। तो जैसे ही माँ वाले बंदे के हाथ कटते हैं सारे के सारे हंटर से एकदम से हैरान हो जाता है कि ब्रो
व्हाट द फक जस्ट हैपेंड, आखिर ये कितना पावरफुल है। तब हमें पता चलता है कि वो कोई आंट किंग या फिर कोई ज्यादा रॉयल गार्ड नहीं है, उसको आंट क्वीन ने सिर्फ एक ही पर्पस के लिए जन्म दिया था, टू प्रोटेक्ट हर, और वो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा पूरी की पूरी आंट कॉलोनी में, जो कि वो है भी। तो वो सारे के सारे हंटर्स के एक एक करके काम डालना शुरू होता है, लेकिन तभी अचानक से हमें एक लाइन दिखाई जाती है, शैडो एक्सचेंज। और शैडो एक्सचेंज अगर आपको नहीं पता क्या है, शैडो एक्सचेंज है बेसिकली, मान लो जिन्वू की शैडो आर्मी का एक बंदा जापान में है और जिन्वू अपना कोरिया में, तो वो उसके साथ ऐसे एक्सचेंज कर सकता है। नाउ जिन्वू ने अपनी शैडो आर्मी के एक एक बंदे को सारे के सारे एस रैंक हंटर की शैडो में छुपा रखा था। तो जैसे ही जिन्वू शैडो एक्सचेंज करता है, ओ बोए, तो ये सारे के सारे एस रैंक हंटर पिट के एकदम नीचे गिर चुके होते हैं। तभी वो बंदा पूछता है कि हु इज योर किंग, जिस पे सारे के सारे बोलते हैं भाई हमारे लौटे बड़े हैं, तुझको कहां से किंग लग रहे हैं हम, तुझे लगता है हम में होगा। तभी उस बंदे को बाहर गोतो ryuji का प्रेशर फील होता है और वो बाहर जाता है कि किंग इज आउटसाइड, और वो जाता है और वो गोतो ryuji के सामने खड़ा हो जाता है। वो गोतो ryuji से पूछता है आर यू द किंग, जिस पे भाई इस बंदे की अकड़ खत्म ही नहीं होके दे रही, साला बोलता है यस आई एम द किंग। क्या था फिर, नहीं होना क्या था फिर, लग गए लोग भाई, उसको गर्दन से काट के चलता बन गया भाई ये वापस अंदर, जहां पे वो अंदर आके पूछता है कि सुनो दोस्तों, किंग वॉज नॉट देयर, किंग आउटसाइड था ही नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शैडो एक्सचेंज करके जिन्वू तो अंदर आ चुका है, जिस पे वो कहता है कि यू आर द किंग, जिस पे जिन्वू कहता है, मतलब कुछ कहता तो नहीं, बस हंसता है। और फिर नो यहाँ शुरू होता है जिन्वू और आंट किंग का बैटल, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। सारे के सारे देख के हैरान होते हैं कि भाई जिन्वू कर क्या रहा है, जिस पे जिन्वू पूरी की पूरी अपनी शैडो आर्मी को खड़ी कर देता है। तो जिन्वू की आर्मी आंट संभाल रही है, जिन्वू इस कुत्ते को संभाल रहा है, तो जिन्वू इसमें मारता चांटे ही चांटे। जिन्वू को पता चलता है कि इसका शेल बहुत हार्ड है, तो वो उसके शेल को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसपे इस आंट को बिल्कुल नहीं समझ आता कि भाई आई वॉज सपोज टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये मेरे को मार कैसे रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है बेटे, स्ट्रेंथ ना सही, मेरी मेन पावर स्पीड में है। वो अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, जिस पे जिन्वू कहता है सरप्राइज मदरफकर, और जिन्वू उसकी स्पीड को मैच करने लगता है, जहां पे आंट बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है, ही इज मैचिंग माय स्पीड एंड ही इज इवन बिकमिंग मोर फास्टर। तो जिन्वू उस पे बहुत सारे अटैक्स लैंड करता है, जिसके बाद वो फाइनली उसका शेल तोड़ देता है। और ऑन द अदर हैंड इग्रिस, टैंक, आयरन और वो जो था वो मतलब वो था ना एक और भाई वो मैजिशियन था, उन लोगों ने अलग लगा रखी होती है भाई सारी की सारी आंट्स की, और ये अलग पेल रहे होते हैं। तभी वापस हम देखते हैं जिन्वू की तरफ, तो जिन्वू भाई उसको बिल्कुल ही नीचे गिर के पेले रहा होता है, उसका पूरा शेल टूट चुका होता है। जिन्वू उसे डोमिनेटर से ऐसे नीचे होल्ड करता है और खत्म, किस्सा खत्म। वेल इस फाइट के खत्म होने के बाद जिन्वू लेवल 100 हो जाता है, या फिर शायद डीमन किंग को हराने के बाद लेवल 100 होता है, मुझे नहीं पता। आप लोग प्लीज मुझे करेक्ट कर देना कि डीमन किंग को हराने के बाद लेवल 100 होता है या इस आंट वाले मॉन्स्टर को हराने के बाद लेवल 100 होता है, जो भी हो मुझे कमेंट करेगा। तो जैसे ये फाइट खत्म होती है, चाहेन एकदम मरने की कगार पे होती रहती है, जिसको जिन्वू को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। नाउ जिन्वू कर ही क्या सकता है, क्योंकि जितनी देर में उसको लेके जाएगा उतनी देर में मर जाएगी, और वो खुद एक हीलर है नहीं। तो उसे एक आइडिया आता है, जो बेखून का दोस्त था हीलर वाला जो कि मर गया था, आंट किंग खा गया था भाई उसे ये। तो जिन्वू कैमरामैन से बोलता है कि वे नीचे रख इसको। उसके बाद वो जाता है उस हीलर के पास, उसकी आत्मा को आत्मा क्या होता है, उसकी शैडो को अराइज करता है, जिसमें पहले वो इनकार कर रही होती है, बट क्योंकि वो हीलर भी अच्छा इंसान ही होता है, बाद में वो आ जाता है और चाहेन को हील करना स्टार्ट कर देता है, जिसपे बेखून कहता है कि मत कर भाई यार, वो अच्छा आदमी था, वो तो पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहता था, मेरी वजह से आया था, उसकी शैडो के साथ तो ऐसा मत करो। जिसपे बोलता है कि आई एग्री, वो अच्छा आदमी था, वो अपनी मर्जी से ही कर रहा है। और जैसे ही वो चाहेन को हील कर देता है, तो जिन्वू शैडो एक्सट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है, जिसके बाद उसकी शैडो वापस उसकी बॉडी में चली जाती है और वो पीसफुली मर जाता है। तो यहाँ पे जिन्वू सबको बचा लेता है और इनको बाहर निकाल देता है, और जाते जाते जिन्वू बेखून से कहता है कि 1 मिनट सर, एक काम रह गया। वापस जाता है उस मॉन्स्टर के पास और बोलता है अराइज। भाई सेक्सी तो है आवाज। अबे ये बहन का लौड़ा। तो वो उस आंट मॉन्स्टर की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिसमें वो उसे एक्सट्रैक्ट करके जा ही रहा होता है। तभी वो शैडो बोलती है कि माय मास्टर गिव मी द नेम और गिव मी अ नेम। तो जिन्वू सरप्राइज हो जाता है कि पहली बार किसी शैडो ने बोला है, और तभी जिन्वू देखता है कि उसकी शैडोज की एक नई रैंक अनलॉक हुई होती है, जो कि है जनरल। तो जिन्वू उस मॉन्स्टर को नाम देता है, जो कि होता है बेरू। नाउ बेरू जिन्वू का इसके आगे बेस्ट कंपेनियन है भाई। बेरू उसकी फेवरेट शैडो होने वाली है, और मेरी भी पर्सनली फेवरेट शैडो होने वाली है बेरू, क्योंकि बेरू ऑसम है भाई, ऑसम है बेरू। तो भाई जिन्वू इतना मर्सीलेस आदमी है कि वो उसी आंट मॉन्स्टर बेसिकली बेरू को ही टास्क देता है कि बच्ची जितनी चींटियां हैं मार सबको जाके,
जिसपे बेरू कहता है जी मालिक जैसा आप कहें। और बेरू इसी के साथ सारी की सारी आंट्स को मारना स्टार्ट करता है, जिसमें टोटल ऑफ 3 डेज लगते हैं उस पूरे के पूरे आइलैंड की सारी आंट्स को क्लीन करने में, क्योंकि अराउंड 8700 या 8500 आंट्स होती हैं। वेल तो ये थी जेजू आइलैंड रेड आर्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और मैं आगे भी कवर करने वाला हूँ बाकी की अपकमिंग आर्क्स को सोलो लेवलिंग की, जैसे कि फाइनल बैटल, मोनार्क आर्क वगैरह वगैरह। और मैंने यहाँ पे जिन्वू के फादर वाली वीडियो का लिंक भी दे दिया है, तो यू कैन चेक इट आउट एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट।